नमस्कार। आज है 24 मार्च। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता कौन बने। जी हाँ, अभी हाल ही में एक सवाल चर्चे में था कि भारत में सबसे अधिक और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता कौन बन गए हैं। तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। उन्होंने कुल 8,931 दिनों तक अपना सेवा दी है। उनका कार्यकाल पूरा 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है अभी तक, और 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। गुजरात से 2001 में उन्होंने सफ़र की शुरुआत की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। इससे पहले पवन कुमार चामलिंग जो थे वो दूसरे स्थान पर थे। 8,930 दिन तक उन्होंने राजनीति में सेवा दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी जो है देश के 16वें प्रधानमंत्री हैं और लगातार 3 बार पीएम बने हैं, और लगातार 3 बार पीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता भी हैं। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। और आसपास के देशों में भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। आइए देख लेते हैं। यूट्यूब पे उनके जो है 30 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे जो है 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं, और एक्स या ट्विटर पे उनके 106.4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। तो ये उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है जो कि बहुत ज़्यादा है सभी दुनिया के जितने भी नेता हैं उनसे। तो यहाँ पर लोकप्रिय नेताओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले आता है, और वह सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय रहते हैं। और 30 पुरस्कार लगभग वो पा चुके हैं। देश विदेश के जितने भी सर्वोच्च सम्मान हैं वो भी उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद भी हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता कौन बने हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। 8,931 दिनों तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, दूसरा सवाल है कि चुनाव प्रचार के लिए नए नियम। जी हाँ, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एक नया नियम बनाया है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए एक नया नियम स्टार्ट किया है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा। जी हाँ, अब यहाँ पर कह दिया गया कि आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है वहाँ पर जो है अब विज्ञापनों को सभी राजनीतिक दलों को विज्ञापनों को छापने से पहले या जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से सर्टिफिकेशन लेना होगा। आयोग के अनुसार कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या व्यक्ति टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो वीडियो डिस्प्ले, ई पेपर, बल्क, सोशल मीडिया आदि जारी करने से पहले अनुमति लेनी होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार चुनाव खत्म होने के 75 दिन पहले खर्च का सारा ब्यौरा उन्हें देना होगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि यह नियम भी है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार चुनाव खत्म होने से 75 दिन पहले सभी उम्मीदवारों को अपने खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। तो ये आने वाले आगामी जितने भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये नियम लागू होंगे। अभी हाल ही में 5 विधानसभा चुनाव की डेट की भी तारीख घोषित हो गई है, होने वाली है। तो वहाँ पर ये नियम लागू होगा। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे कि चुनाव प्रचार के लिए अब क्या है, प्री सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य हो गया। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे, आज का तीसरा सवाल। जी हाँ, आज का तीसरा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया है। तो यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, शहीद दिवस जिसमें भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को याद किया जाता है। जी हाँ, 23 मार्च के दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 के दिन ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में जेल में इनको फांसी दे दी थी। फांसी किस लिए दी गई थी, आइए इसके बारे में देखेंगे। शहीद दिवस का इतिहास जो है 1928 से जुड़ा हुआ है, जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा था। इसी विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। उसके फलस्वरूप भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनको यहाँ पर 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस तरह उन्हीं के उन्हीं के बलिदान दिवस के अवसर पर 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आज का चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ,
विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है मौसम और जलवायु विज्ञान के महत्व को उजागर करता है। जी हाँ, यह दिन मौसम और जलवायु विज्ञान के महत्व को उजागर करता है। थीम की बात करें तो आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ये इसकी थीम है। आप इसे याद रखेंगे, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व मौसम विज्ञान की बात करें तो WMO से कहा जाता है। इसकी जो है स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और पहली बार 1961 में यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और थीम की बात करेंगे तो ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। और WMO की जो स्थापना है 23 मार्च 1950 को और पहली बार WMO दिवस की शुरुआत जो है 1961 से हुई। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रमुख कुछ वन लाइनर्स देखेंगे। जी हाँ, वन लाइनर्स के जो सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? जी हाँ, तो इसमें भारत का स्थान 116वां रहा है। जी हाँ, जो कि 2025 में 118वां स्थान था। 2 स्थानों का सुधार हुआ है। पहले स्थान पर फिनलैंड हमेशा की तरह और आखिरी स्थान पर हमारा अफगानिस्तान रहा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने सारा डिस्कस कर लिया कि हाल ही में विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 116वां, 2025 में 118वां था। फर्स्ट पे फिनलैंड था और आखिरी अफगानिस्तान। अगला देखेंगे, एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जी हाँ, एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो हमारे जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना जो है शुरू की गई है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे वन लाइनर में कि हाल ही में NBSL में भीम पेमेंट ऐप में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जी हाँ, हाल ही में NBSL में भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारे थाला, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भीम की बात करेंगे तो भारत इंटरफेस फॉर पेमेंट मनी। तो यहाँ हम इसे याद रखेंगे कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 2016 में स्थापित हुआ था और NPCI जो है 2007 में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो NPCI 2007 में और UPI जो है हमारा ये भी 16 में ही स्थापित हुआ था, 16-17 में। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भीम का जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर पेमेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना 30 सितंबर 2016 को हुई थी। अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख का खोज हुई है? जी हाँ, गजपति शिलालेख की खोज किस राज्य में हुई है? नरसिम्हा स्वामी मंदिर में। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हाल ही में गजपति शिलालेख की खोज हुई है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि सेंट्रल बैंक द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? जी हाँ, सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो RBI को मिला है डिजिटल भुगतान और नवाचार के लिए। जी हाँ, यहाँ पे इसे याद रखेंगे कि सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ये RBI को मिला है डिजिटल भुगतान नवाचार के लिए। अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर जिनको हम लोगों ने डिस्कस किए। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ से आप करंट अफेयर्स करके आप अपने देश विदेश की सारी खबरों से रूबरू हो जाते हैं। और यहाँ से करके आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलती है और आपको अपने करंट की नोट्स माइंड मैप के माध्यम से किस तरह बनानी है वो भी आपको यहाँ दिखाया जाता है। आप इसी फॉर्मेट में अपने करंट की नोट्स को बना सकते हैं कम शब्दों में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही आपको लिखना रहता है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इसे जोड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने स्टडी ग्रुप में या जो भी जितने जानने वाले पढ़ने वाले हैं उनको भी आप जो हमारे चैनल का लिंक है आप उसे शेयर कर दिया करें। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हम कंटेंट लेकर आप लोगों को लेकर आएंगे। बाकी GK GS की जो क्लास हमारी इस पर अपलोड की जाती रहती है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर सभी GK GS की क्लास टॉपिक वाइज अपलोडेड हैं, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं और आप वहाँ से जाके हमारी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।